तो हमने देखा था कि क्लासिकल मॉडल ऑफ द एटम बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का अगर आप प्लानिटरी मोशन लेकर चलेंगे अराउंड द न्यूक्लियस तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, ठीक है, एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स नेचर को कैसे अप्रोच करती है, पार्टिकल एक प्योर पार्टिकल है, वेव वेव है, ठीक है। पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने पार्टिकल कहा तो उसके साथ एसोसिएटेड कोई वेव नहीं है, अगर कोई वेव है तो उसके साथ एसोसिएटेड कोई पार्टिकल नहीं है। तो क्लासिकल फिजिक्स इन दोनों चीज़ों को अलग अलग मानती है। लेकिन आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में भी सुना होगा कि अगर कोई पार्टिकल मास m का है मूविंग विद द स्पीड v तो उसके साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर दिस h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर जो है h का उसमें इसका ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मास और स्पीड है। एक तो थी प्रॉब्लम ये, क्योंकि यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे क्लासिकल मॉडल की, आपने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, एक पार्टिकल ही माना था, ठीक है। अब ये तो चीज़ हुई कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स नहीं एक्सप्लेन हुई, लेकिन अगर आपको कोई थ्योरी देनी है एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो वो थ्योरी एक्सप्लेन कर पाए। अनदर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट द थ्योरी, अ सक्सेसफुल एटॉमिक थ्योरी शुड एक्सप्लेन इज दैट स्पेक्ट्रल लाइंस, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कैसे कि एवरी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स देखते हो तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कब? when a sample of it in the vapor phase is excited, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग फील्ड है, उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो लगेगी पूरी डिटेल में, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। अभी के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है और हर एलिमेंट का वो यूनिक होगा। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होंगे। तो हर एक एलिमेंट ने जो लाइन स्पेक्ट्रम डिस्प्ले करना है वो हर दूसरे एलिमेंट से अलग होगा। अपना एक यूनिक, हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी कि हाँ भी अगर आप एक्सपेरिमेंटली लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करें किसी एलिमेंट का, और थ्योरी भी अगर एग्जैक्टली वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाए जो कि प्रैक्टिकली देखी गई है, एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, तभी आप कह सकते हो कि इस थ्योरी में थोड़ा सा दम है, ठीक है। तो इसके साथ ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए। और ये जो अगर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दें तो जो नंबर, इंटेंसिटी एंड एग्जैक्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एवरी एलिमेंट वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मोशन ऑफ द सोर्स। तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये जो है ये चीज़ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे थोड़ा सा जब डेप्थ में जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन मैं वहाँ पे कर दूँगी, ठीक है। तो हमने बात करनी है अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। क्यों करनी है? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में इनको अलग रखा गया, पार्टिकल को कहा अलग, लैम्डा को कहा अलग। तो इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने इन दोनों को जोड़ दिया। तो मतलब कि मुझे अब पार्टिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एसोसिएटेड वेव के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कोई चीज़ ऐसी मिसिंग तो नहीं थी क्लासिकल मॉडल में जो हमने अकाउंट में नहीं ली, जिसके कारण हमारा मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो अगर आप मैक्रो वर्ल्ड की बात करें, तो फॉर एग्जांपल अर्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा और उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये मास और स्पीड का जो प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में, ये कुछ खास फर्क नहीं डालेगा इस न्यूमरेटर पे। ये लैम्डा छोटा सा ही रहेगा, इतना छोटा कि इट इज़ इम्परसेप्टिबल। अगर कोई वैल्यू आएगी भी तो वो इतनी कोई खास फर्क नहीं डाल देगी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि जब आप प्लानिटरी मोशन, जो कि क्लासिकल फिजिक्स अप्रोच यूज़ करता है प्लैनेट्स की ऑर्बिट अराउंड द सन एक्सप्लेन करने के लिए, वो मॉडल वहाँ तो चल जाता है, ठीक है। प्लानिटरी मोशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस वो एक्सप्लेन करने चले थे उसी मॉडल से, तो वहाँ वो चीज़ फेल होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन आ गया माइक्रो वर्ल्ड में,
माइक्रो समझते हो, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रो वर्ल्ड का हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ डिनोमिनेटर में आप पुट करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट ये क्या करेगा, ये जो इस न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पे थोड़ा सा फ़र्क डालेगा, न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो ये जो चीज़ आएगी इस न्यूमरेटर पे फ़र्क डालेगी, किस तरह से कि ये जो ओवरऑल लैम्डा आएगा ये थोड़ा बड़ा हो जाए, कि मतलब इतना कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लैम्डा फिर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तभी ये रीज़न है कि जो आप इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एसोसिएटेड वेव को अगर आप नज़रअंदाज करके चले थे क्लासिकल मॉडल में तो वो थ्योरी बिल्कुल फेल होगी। तो अब एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करनी पड़ेगी जो अकाउंट करेगी पार्टिकल बिहेवियर ऑफ वेव एंड वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वेव और पार्टिकल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं। तो ऐसी एक थ्योरी जिसने क्लासिकल और मॉडर्न एस्पेक्ट्स को अपने अकाउंट में लिया और एटम को समझाने की कोशिश करी, वो थ्योरी थी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हम बात करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम की।